तो चंदन जी, इन 8 ऑफिसेज को कैसे मैनेज करते हो? और 100 लोगों की टीम एक ऑफिस में तो नहीं बैठती होगी। कई बार हमारे पास एक ऑफिस में ही लोग हैं, उन्हीं में समझ में नहीं आता कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है, इससे पूछो तो ये नाराज, इससे पूछो तो ये नाराज, एंड किसको कैसे मैनेज करें, टास्क डेलीगेशन कैसे करें, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। राइट सर। तो हाउ डू यू रियली मैनेज दिस? 3 लेवल पे हमारे यहाँ चेकलिस्ट है, चेक करते हैं हम। प्यून से लेके और मैनेजर तक को रिवॉर्ड और इंसेंटिव देते हैं। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलता है, वैसे हमारे यहाँ भी मिनिमम 3 ईयर अगर आप जॉब करते हैं अच्छा तो बहुत चीज़ें हैं। सेल्स के लिए टारगेट है कि आप इतना अचीव करते हो तो घर का डाउन पेमेंट कंपनी देगी। अच्छा हाँ, हमने कार भी दिया गिफ्ट में, हमने स्कूटी भी दिया गिफ्ट में। चंदन जी, बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ आती है 3, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपके पास सब कुछ है लेकिन ये 3 चीज़ें नहीं है तो शायद बिजनेस एक लेवल के बाद कोलैप्स हो जाता है। एक है बहुत ही तगड़ी मार्केटिंग, बिकॉज अगर आपके प्रोडक्ट को कोई जानेगा ही नहीं तो लोग आपके पास आएंगे नहीं। दूसरी है सेल्स, मार्केटिंग से लीड आ गई लेकिन अगर उन लीड्स को आपने कन्वर्ट नहीं किया या टाइम पे उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, दे आर डेड, एंड उसके बिना आपका बिजनेस चला जाएगा। तीसरा बिजनेस में है फंड्स मैनेजमेंट, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपकी कंपनी पहले तो मार्केटिंग कैसे करती है, मार्केटिंग के अंदर लाइजनिंग और ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो ताकि लोगों को समझ में आए कि हाउ दे कैन डू इट। तो पहले मार्केटिंग का ही सवाल ले लेते हैं, फिर सेल्स पे आएंगे और फिर फंड फ्लो मैनेजमेंट। ओके, अभी जो भी देख रहे हैं कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करिए, डिजिटल बोर्ड नियर मी, बेस्ट डिजिटल बोर्ड ई प्रोवाइडर, बेस्ट स्टूडियो सेटअप ई प्रोवाइडर, मेरी वीडियो मिलेगी उनको। क्या बात है। और इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटर ये कंफ्यूज है कि जो पैसा उसके पास आया वो ब्रांच खोले, प्रोडक्ट लॉन्च करे कि डिजिटल मार्केटिंग पे लगाए। 100 करोड़ अगर बनाना चाहते हो, 1 साल का टर्नओवर करना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि 100 करोड़ की एक जर्नी आपके सामने ला रहा हूँ और उस जर्नी को हम डीकोड करेंगे कि कैसे वो जर्नी 100 करोड़ पे पहुंची, कैसे इस कंपनी को 100 करोड़ पे ले गए हमारे चंदन जी, क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की। तो मैं कहूँगा, देखिए, बहुत बुद्धिमान होता है वो व्यक्ति जो किसी दूसरे के अनुभव से सीख ले, क्योंकि एक छोटा आइडिया किसी के अनुभव से मिल जाता है ना, वो रेवोल्यूशन ला सकता है। एंड ऐसा ही रेवोल्यूशन आप में से एटलीस्ट एक पर्सन की ज़िंदगी में तो आ सकता है इस वीक पॉडकास्ट से, और अगर आपने ध्यान से देखा तो कई लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है। सो आइए मिलते हैं चंदन मिश्रा जी से, जिन्होंने बेंचमार्क एंड स्मार्ट इन्फोविजन करके कंपनी बनाई है और दोनों कंपनीज का 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है आज की डेट में। वेलकम चंदन जी, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच सर, एंड ग्रेट। बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करके, एंड मस्ट श्योर कि हाँ ये पॉडकास्ट अच्छा जाने वाला है, बहुत लर्निंग और प्रोडक्टिव होने वाला है। एब्सोल्युटली चंदन जी, क्योंकि आपकी उम्र अभी क्या होगी, एक 33 की उम्र में 100 करोड़ का बिजनेस बना दिया है। आई थिंक मुझे भी आपसे काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे इस पॉडकास्ट में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्या मैं पूछ रहा हूँ और क्या आपको मिल सकता है। ऑलराइट, सो चंदन जी, पहला क्वेश्चन, मैं बहुत पॉइंटेड बात करूंगा आपसे, एंड मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हमारे ऑडियंसेस को मिले। एक बार शॉर्ट में फटाफट बता दीजिए कि आपने 33 इयर्स की उम्र में यहाँ तक पहुँचने के लिए शुरुआत कब की और स्ट्रगल क्या रही आपकी? राइट सर, शुरुआत सर 2016 में, जब 10 नंबर था। अच्छा, तो हम लोग क्लासरूम में थे, जो स्कूल के साथ हम काम करते थे। करेक्ट। कोविड आया, उस कोविड में नेटफ्लिक्स अमेजॉन को छोड़ के कोर हमने लर्निंग पे ध्यान दिया। यूट्यूब पे आके ये बताना शुरू किया कि आप अपने ऑनलाइन क्लास को कैसे बेटर कर सकते हैं और किन किन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ वीडियो वायरल होते हैं, लीड आना शुरू होता है, कोविड खत्म होता है और नोएडा में एक छोटा सा ऑफिस हम लेते हैं। ओके। उस ऑफिस में हर क्रिएटर को बुला के ये दिखाना कि दिस इज योर वीडियो स्पेस, और एक छोटे से वीडियो स्पेस से कैसे आप लाखों की अर्निंग कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े एजुकेटर्स कर रहे हैं। फिर दूसरा ऑफिस, तीसरा ऑफिस, चौथा ऑफिस, और आज 100 लोग हैं, 8 ब्रांचेस हैं और नोएडा से हम ऑपरेट करते हैं। सो ब्यूटीफुल। 100 लोगों की टीम हो चुकी है जी, 8 ऑफिसेज है। यहाँ पे आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन मेरे भी माइंड में है। 100 लोगों की टीम बनाने के लिए क्या क्या लगता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको 8 ऑफिसेज बनाना है
तो बनाना एक बात हो गई, उनको प्रॉपर मैनेज करना। तो चंदन जी, इन 8 ऑफिसेज को कैसे मैनेज करते हो? और 100 लोगों की टीम एक ऑफिस में तो नहीं बैठती होगी। जी सर। कई बार हमारे पास एक ऑफिस में ही लोग हैं, हुँ, उन्हीं में समझ में नहीं आता कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है, इससे पूछो तो ये नाराज, इससे पूछो तो ये नाराज, एंड किसको कैसे मैनेज करें, टास्क डेलीगेशन कैसे करें, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। राइट सर। तो हाउ डू यू रियली मैनेज दिस? ये कैसे मैनेज किया आपने? और ये तो मुझे लग रहा है इसका मतलब है कि कोविड के बाद से आपने बहुत अच्छे से शुरू किया, तो 3 सालों की जर्नी है, 100 करोड़ एंड 100 एम्प्लॉइज एंड 8 ऑफिसेज की। तो हाउ डू यू मैनेज दिस? हाउ डू यू एलोकेट द टास्क? कैसे आप उनका मोटिवेशन मैनेज करते हैं? कैसे आप उनका वर्क फ्लो मैनेज करते हैं? ओके, ग्रेट सर। और मैं चाहूँगा बहुत बेबाकी से और सरलता से मैं जवाब दूँ ब्लैक एंड व्हाइट में। 7 पीस ऑफ बिज़नेस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं फ़ॉलो करता हूँ, वही हमारे पूरे प्रोसेस का मेन ब्लूप्रिंट है। जब शुरू किया हमने तो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करना शुरू किया कि आज हर एक पर्सन यूट्यूब पे जाना चाह रहे हैं, जी। बट टेक्निकल हैंड उनका स्ट्रांग नहीं है। हम्म। तो क्यों ना हम ओला की तरह काम करें, उबर की तरह काम करें, सिंगल हैंड बने और सबके लिए हेल्पिंग हैंड बने। करेक्ट। उसके बाद शुरुआत करना शुरू किया। सबसे पहले एक मैनेजर हमने हायर किया। उन मैनेजर के अंडर में कंप्लीट सेल्स टीम आई, जिसको भी हायर किया 100% डेलीगेशन के साथ। एसओपी वही बनाएंगे, स्ट्रेटजी वही बनाएंगे। बड़ा ही व्यू से मेरा काम था, और मेरी वाइफ हैं जो पूरा मैनेज करती हैं, उनका काम था मॉनिटरिंग ओके। और रिपोर्टिंग केवल उन मैनेजर से लेना। वो मैनेजर पूरी टीम को। तो जब कोई मैनेजर हायर करते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस लेके आता है, जी। फिर वो अपने हिसाब से टीम बिल्ड करता है। सो बिल्ड करना हमने शुरू किया। डेलीगेशन पे आज भी बिलीव करते हैं। 3 लेवल पे हमारे यहाँ चेकलिस्ट है, चेक करते हैं। हम पियून से लेके और मैनेजर तक को रिवॉर्ड और इंसेंटिव देते हैं। ऑसम। पियोन का हाँ, क्या इंसेंटिव हो सकता है? एक एसओपी बना है, जैसे आप यहाँ आते होंगे, चाय अच्छी मिलती होगी, वो पूछता होगा तो उसका मोटिवेशन क्यों आएगा करेक्ट। अगर वो केवल सैलरी ले रहा है तो? जी। रिस्पेक्ट एंड मनी दोनों। तो वो दोनों एक एसओपी के थ्रू कि अगर 80% आपका सीसेट स्कोर है तो आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। और ये इन लोगों का सभी का सी सेट स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हो आप? इसका कंप्लीट हमारी एक एमआईएस टीम है। हम्म। उस एमआईएस टीम में जैसे हम अटेंडेंस से, रिवॉर्ड से, बिहेवियर से, अब हमारे यहाँ एडमिन इंचार्ज हैं, तो उन एडमिन इंचार्ज का काम यही है कि एज पर एसओपी कौन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको केवल मार्क करना है। वो एक एक्सेल में हम मार्क करते हैं, ऑटोमेटिक फार्मूला लगा है जो स्कोर बता देता है वो। वाओ। ऐसे हमारे जो इंस्टॉलेशन वाले पर्सन है, वो जब इंस्टॉलेशन करे से आपके यहाँ इंस्टॉलेशन हुआ, अब एक फीडबैक कॉल जाएगा आपके पास जी। कि सर नमस्ते, मैं बात कर रही हूँ, आपका इंस्टॉलेशन हुआ, राहुल ने किया। तो उसके पास 10 एक सवाल है। करेक्ट। टेक्नीशियन ड्रिंक तो नहीं किया था, प्रॉपर ड्रेस में था या नहीं था, आप काम से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, टाइम ज़्यादा तो नहीं लिया, तो आप वहाँ यस नो यस नो यस नो देते हैं, तो यस नो के बिहाफ पे स्कोर निकल जाता है। जी। तो टेक्नीशियन को जो भी इंसेंटिव हमने रखा 80% पे इंसेंटिव, और अगर 80% से डाउन हुआ तो कोई इंसेंटिव नहीं। एब्सोल्यूट। फिर ऐसे हमने प्रोग्राम किया, चाहे वो सेल्स हो, बैक एंड हो, तो उसके पीछे कंप्लीट एक फार्मूला काम करता है। और आज के वक्त में कंपनी कंप्लीटली प्रोसेस ड्रिवन है, और मैं फ्री हूँ। क्या बात है। हाँ, मैं फ्री हूँ और मैडम पूरा वॉच करती है। मेरा काम है टीम बिल्डिंग एंड पीआर बिल्डिंग, न्यू इनोवेशन पे अच्छा। काम करना। क्या नया प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या गैप है। जैसे आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, आपने ये कहा कि कल मैं स्टूडियो में था और मैं एक लाइव ले रहा था, माइक काम नहीं किया। आप तो जनरल डिस्कशन किए, मेरे दिमाग में ये फिट हो गया, ठीक है, कि बिल्कुल। आपका माइक काम नहीं किया। तो अब एक Absolutely. बड़े क्रिएटर को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और उनको क्या हेल्प मैं कर सकता हूँ। करेक्ट। तो जितनी भी प्रॉब्लम मैं एड्रेस करता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं कोई सॉल्यूशन बनाऊं या कोई सर्विस डिजाइन करूं। तो आपकी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कितने हैं और उनके कंपैरिजन में आपका बिजनेस कहाँ चला गया 3 साल में? सर बहुत सारे लेवल पे हम लोग ऑरिजिनेटर हैं जी। बिकॉज इंडस्ट्री नई है। तो सॉल्यूशन क्या है, हम बनाते हैं। ओके। जैसे ये रूम देख रहे हैं आप, तो इसका डिज़ाइन हमने किया, ओके। हमें अच्छा लगा ये किया, और उसकी पोजीशनिंग हम वैसे ही करते हैं। True. जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो इंडिविजुअल बॉक्स मूविंग में है। अब नोएडा में अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ का इक्विपमेंट लगा हुआ है डेमो में। एब्सोल्युटली। तो अब जो कॉम्पिटिटर है सबसे पहले उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए कैपिटल,
जो वो इन्वेस्ट करे। अगर हमारे 7 ब्रांच और एक ब्रांच में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो उसको इतना ब्रांच खोलने के लिए 5 करोड़ का कैपिटल चाहिए। जी उसके साथ साथ फाउंडर सन की चाहिए और पैशनेट चाहिए और उसको भी 5 साल का खट्टा मीठा एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके वो कॉम्पीट कर पाएगा। करेक्ट। तो इट्स कोर हार्डवेयर एंड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। तो अभी कोई एज ऑन डेट ऐसा बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। चंदन जी, एक चीज पूछूंगा यहाँ आपको रोक के, 100 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए आपको कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ी होगी इनिशियली, जी और 3 साल में इतनी कैपिटल आपने कैसे रेज की? और दूसरी चीज कि 100 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए कैपिटल के अलावा एक्सपीरियंस, जो रिच खट्टा मीठा एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, आपने भी बिल्कुल मतलब आप भी स्क्रैच से 33 इयर्स में कहाँ वो खट्टा मीठा एक्सपीरियंस आ गया? सर, खट्टा मीठा आएगा जब आप डेलीगेशन के साथ काम करेंगे, डेलीगेट करेंगे, तो कुछ एक्सपीरियंसेस आपके फेवर में होंगे जी और कुछ नहीं होंगे। जी सो वहाँ एक स्ट्रांग बिलीव हमने अपना डेवलप किया अपनी टीम के साथ भी, कि हम लॉस को ये समझते हैं ये हमारा एक एकेडमिक फीस है, कि सीखने के लिए ये हमने पैसा दिया, इन्वेस्ट किया अगेंस्ट माई लर्निंग। एब्सोल्युटली। और जब से थोड़ा सा चीज़ों को समझ रहा हूँ तो ये समझ में आता है ये सब एक प्रारब्ध है। जो लॉस हुआ है किसी रीज़न से हुआ है, और तुरंत हम अपने फीडबैक लेते हैं। एक हमारे यहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जी तो एज अ फाउंडर मैं भी सभी टीम से अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लेता हूँ, क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए। एब्सोल्युटली। राइट सर। और 100 CR के टर्नओवर में जो एक कैपिटल था, जब हमने शुरू किया बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर, तो सबसे पहले हमने लॉस एनालिसिस किया अच्छा। कि मुझे 50 लाख का लॉस होगा, मैं बड़ा उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, हार्डवेयर है, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सर्विस दे रहा हूँ, तो लॉस होगा। तो मैंने 45 लाख वाले बैंक से लोन लिया ओके और उस पैसे को एज ए लॉस लिया कि ये पैसा मेरा नहीं है जी। और वहाँ से हमने शुरू किया काम करना। बिल्कुल। और आज के टाइम में लगभग 50 से 60 लाख का मटेरियल हमारे यहाँ डम पड़ा है, सही वो लॉस था, तो हमने प्रॉफिट के बजाय लॉस कैलकुलेट किया। ये चीज़ जो है ना, ये लोगों को बड़ा बनाती है। और मैं अभी 3 दिन पहले ही एक प्रोग्राम ले रहा था, उसमें लोगों को यही कह रहा था मैं, कि अगर आप ये मान के चलोगे ना कि मैं ये सीखूंगा 1 लाख रुपए लगेगा, या ये करूंगा उसमें 5 करोड़ लगेगा, 2 करोड़ लगेगा, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बस 1 करोड़ डालने के बाद 5 करोड़ आएगा ही आएगा। मैंने कहा 1 करोड़ डालना या 1 लाख रुपए किसी कोर्स में डालना या कुछ भी चीज़ सीखने में डालना, उसके बाद भी गारंटी कुछ नहीं है कि आप वहां पे 100 करोड़ पे जाओगे। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि वो बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। राइट। एंड अगर आप कहोगे, बट आपके पास यहाँ पे गेटिंग स्टक इज नॉट दी चॉइस, यहीं पे रहे, नहीं नहीं वो डालूंगा गारंटी मिलेगी तो फिर मैं आगे जाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। गारंटी सर तो ना आपको अपने से लेना है जी बिकॉज जब हम मार्केट में आज भी हम बैठ के डीप डाइव करते हैं, ट्रू। डीप डाइव ये करते हैं कि अभी क्या बचा हुआ है। और मैं बताऊं, ये इंडस्ट्री कम से कम 5,000 करोड़ की है सर्विस की। राइट। मैं आपको ही लेता हूँ, क्या आपको ये नहीं लगता यार मेरा पूरे स्टूडियो कोई एएमसी और कोई केयर टेकर हो? बिल्कुल लगता है। मैं अगर आपको एक पर्सन दूं, सर मेरा एक पर्सन रहेगा, 20,000 रुपये आप सैलरी उसको देना, आपका पूरा टेक मैनेज करेगा, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका इक्विपमेंट कोई खराब नहीं होगा, चेकलिस्ट होगा, तो आप पे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यूट्यूब पे इतने सारे लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, उनको हेल्पिंग हैंड चाहिए। एब्सोल्युटली। तो ये मार्केट रिकरिंग बहुत बड़ी है और इसके ऊपर बहुत सारा काम हम कर रहे हैं। जी कुछ वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, कुछ और ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम सर्विस को लेके आ रहे हैं। ऑसम। गैप पे आज भी लगे हैं सर कि हाँ हम और क्या कर सकते हैं, क्या बेटर वे में कर तो सकते डे हैं। टू डे में मतलब योर मेजर जॉब इज कि फाइंडिंग गैप, Yes. क्या गैप है और हाँ। उसको कैसे फिल करना है। हाँ, करेक्ट। वनली फाइंडिंग गैप और रिटेंशन जो हमारे यहाँ है एम्प्लॉयज की। एक मिडिल क्लास का एक ही सपना है, उसका पैसा, उसका अपना घर, उसके अपने इमोशन, तीनों गारंटी हम लेते हैं। करेक्ट। हमारे यहाँ जो स्कीम है, हमारे यहाँ घर लेने तक का भी स्कीम है। क्या बात है। हाँ, अगर कोई हमारे यहाँ 3 साल करता है तो उसको एक बोनस अमाउंट भी है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलता है, वैसे हमारे यहाँ भी मिनिमम 3 ईयर अगर आप जॉब करते हैं अच्छा। तो बहुत चीज़ें हैं। सेल्स के लिए टारगेट है कि आप इतना अचीव करते हो तो घर का डाउन पेमेंट कंपनी देगी। अच्छा।
हाँ, हमने कार भी दिया गिफ्ट में, हमने स्कूटी भी दिया गिफ्ट में, हम लैपटॉप भी देते हैं बट गिफ्ट जैसे में। सेल्स टीम का कई बार ऐसा होता है कि सर ये कार का अमाउंट मेरे को मत दो, मुझे तो पैसा कैश चाहिए, हुँ, फिर आप उसे कैश देते हो या कैश इंसेंटिव भी है, वो अलग है। अच्छा। जैसे हमने एक टारगेट लिया, हम्म। विनर्स हमने उसमें बताया, जी। तो उसमें वही मिलेगा और ओके। बाकी जो कैश इंसेंटिव है वो अलग है। ओके। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ कोई तू नहीं बोलता किसी को। जी। हमारे यहाँ हर एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो फाउंडर हो, चाहे वो ट्रू। नॉर्मल कोई भी व्यक्ति हो। जी। ना किसी को कोई नीचा दिखाता है, हम्म। हर कोई हर दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ बहुत सेशंस होते हैं, इंटरनल ट्रेनिंग्स होती हैं, डेली मॉर्निंग ब्रीफिंग होती है, इवनिंग ब्रीफिंग होती है। अगर कोई एक प्रॉब्लम में है तो सब उसको अपनी प्रॉब्लम समझ के लग जाते हैं काम पे। क्या बात तो है। बड़ा फैमिली इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया है। स्ट्रेस वाला कोई ऐसा माहौल नहीं है। कोई पार्टी है, कोई फेस्टिवल है तो उसको इतना ग्रैंड हम सेलिब्रेट करते हैं कि उसको अपने घर की याद ना आए। तो Awesome. इमोशन को हर्ट नहीं होने देते। इमोशन को हमने रिटेन कर लिया, तो पर्सन चंदन जी रिटेन हो यहाँ गया। पे एक चीज आपको पूछूंगा, जैसे कई बिजनेसमैन ये सब करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंजेस आते हैं उनके पास, जैसे कैश फ्लो का चैलेंज ऑलमोस्ट कई बिजनेसमैन में है, कलेक्शन का चैलेंज है, जिसके कारण वो प्लान तो करते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन टाइम पे कैश फ्लो नहीं हुआ, टाइम पे कलेक्शन नहीं हुआ, टाइम पे और कई चैलेंजेस इस तरह के आ गए, किसी चीज़ में अनवांटेड खर्चा हो गया, कई बार टीममेट्स के कारण बहुत बड़े खर्चे हो जाते हैं, कई बार बहुत नुकसान हो जाते हैं बिजनेस में। तो ऐसी सिचुएशन आपके पास भी क्या कभी आई है जहां आपके पास कैश फ्लो का शॉर्टेज रहा हो, फिर भी आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया हो कंपनी में और आपको करना पड़ा हो? बिल्कुल सही सर। ऐसा बहुत समय आया है जो हमारे पास रनवे कॉस्ट जो था, रनवे अमाउंट जो था वो 1 महीने का था। जी। क्योंकि पर मंथ जो खर्च है मेरी कंपनी का वो 30 टू 35 लाख्स है फिक्स। ओके। वेरिएबल तो और भी जाता है अगर हम मार्केटिंग वगैरह करेक्ट। करते हैं तो बहुत ऐसा टाइम होता है। बट कभी भी टीम को भनक तक नहीं होती कि कंपनी किस लेवल पे है। हमें लोन लेना है, मैनेज करना है। कई बार वाइफ के गोल्ड को हमने मुथोड़ में रखा और कैश लिया और अपना काम किया। वाओ। गाड़ी ब्रेक नहीं होने देना। और टीम को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए आप किस फेज में हो। बट जैसे टीम में कुछ लोग तो ज़रूर होते हैं जो क्लोज होते हैं मैनेजमेंट के, जिनके साथ हम बैठ के डिसीजंस लेते हैं, तो उन्हें तो पता होता है। जैसे अकाउंट्स टीम को पता होता है, जैसे कि सेल्स टीम को भी पता होता है कि इस महीने रेवेन्यू कितना आया है, उसके हिसाब से एक्सपेंसेस कितने हैं, और फिर वो लोग सबसे कनेक्टेड होते ही हैं, तो राइट धीरे सर। धीरे टीम में तो पता लगता ही है। हाउ डू यू हाइड इट फ्रॉम द टीम? सर अकाउंट्स टीम के पास वो सारी चीज़ें होती हैं, जी। बट उनके नज़र में वो हाइप होता है ना कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। 2 करोड़ रुपए भी चाहिए तो दूसरे दिन अकाउंट में आ जाएगा। उनको हमारे इंटरनल साइकोलॉजी को नहीं उनको नहीं होता पता है। होता। करेक्ट। और कभी-कभी ऐसा हो भी जाता है और पैसे आ भी जाते हैं। करेक्ट। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं और मेरी वाइफ वही मैनेज करते हैं। ये मैंने अपने अंकल जी से सीखा था जी। कि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल आप तक होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। मेरे जीवन में हमेशा एक कोच रहे हैं और वो 100% रहे हैं। मतलब कोच बनाया 100%। जैसे अगर मैं अपने अंकल को मानता हूँ तो जो कहेंगे वो मेरे लिए क्लियर है। अगर मैं प्रोफेशनल कोई कोच है, आज के एंटरप्रेन्योर के पास कोई कोच नहीं है और वो जजमेंटल हो चुके हैं। उनको लगता है मैं जानता हूँ, ये कोच नहीं। तो कोच और एक गुरु होना चाहिए जो आपको बताता रहे और वैलिडेट करता रहे। बिल्कुल। तो मेरे जो भी कोच है वो इंडस्ट्री के टॉप लोग हैं। तो आप पर्सनल कोच रखते हैं या यू टेक द कोचिंग इन ग्रुप? मेरे पर्सनल कोच भी हैं जी। और कंपनी के भी कोच हैं। वाओ। जब मैं बर्ड आई व्यू सर कह रहा हूँ तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसा भी जो बर्ड आई व्यू से देख रहा है, जो मेरा भी मालिक है, जो मेरी भी गलतियों को मॉनिटर कर रहा है और जब मेरी कोचिंग करता है तो बोलता है ये नहीं करना है। सो ब्यूटीफुल। दोस्तों देखिए, ये साइकोलॉजी अगर आपके पास अभी नहीं आई, जब आप 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो या 5 लाख कमा रहे हो, तब अगर ये साइकोलॉजी नहीं आई ना जो अभी चंदन जी कह रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि सपनों को फिर भूल जाइए आप। आपको हो सकता है, जब चंदन जी बहुत अच्छा रहा कि आपने बोल दिया ये मुंह से, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो यार हम तो कोच है तो हमारा बिजनेस है इसलिए शायद हम लोग बोल रहे होंगे। बट दोस्तों ये हकीकत है। आज आप कितने भी सफल बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, चाहे वो 50 करोड़ वाले हों चाहे 5,000 करोड़ वाले हों, दे विल ऑल से, और एथलीट से, हर फील्ड में
आपको कोच चाहिए, एंड दैट इज सो ट्रू. आई डेफिनेटली एग्री टू दिस. और करना चाहिए सर हर किसी को। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. विदाउट कोच तो हम गाड़ी भी नहीं चला सकते, नेविगेशन एब्सोल्युटली. चाहिए हमें, जीपीएस चाहिए, जीपीएस तो कोच है हमारा। करेक्ट. और कोई ना कोई तो हाँ, सिखाएगा, कोई ना कोई घर का सिखाएगा। बड़ा सिखाएगा, या कोई और ड्राइविंग वैलिडेट कौन स्कूल करेगा? अगर सिखाएगा. कोच नहीं है तो वैलिडेशन कौन करेगा? आप सही हो या बुरे हो, करेक्ट. आपको क्या करना चाहिए? जी. बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं, हर वक्त हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम्म. उसके बाद सर स्टार्टिंग में मुझे ये पता था क्या नहीं करना है, जी. ऑर्गेनाइजेशन में हम नहीं करते। क्या नहीं करना चाहिए? जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 30% हमारे अपने लोग हैं, अच्छा. फ्रेंड, चाचा के लड़के या रिलेटिव में, और सब सेल्स में है। सेल्स में प्योर टीम हमारी अपनी है, कोई भी आउटसोर्स नहीं है, हमारे अपने ब्लड के बट लोग। ये ठीक है. अभी ठीक कैसे हुआ? अगेन उनकी 3 चीजें जिसके लिए वो कहीं जा सकते हैं, और इनसिक्योरिटीज क्या है? उनका घर, गाड़ी और उनका पैसा. रिस्पेक्ट। जो तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने ले लिया, प्लस जितने लोगों को हमने ग्रूम किया वो या तो 12th पास है या ग्रेजुएट है, यानी पूरा स्किल हमने स्क्रैच से उनको सिखाया जी. और उनके इमोशन को भी हर्ट नहीं होने दिया। ट्रू. क्लैरिटी रखा। अपने लोग कब बिखरते हैं? जब क्लैरिटी मिसिंग होती है। तो एब्सोल्युटली. सब आगे बढ़ रहे हैं और सबको रिस्पेक्ट मिल रहा है। बट हैट्स ऑफ टू यू कि अगर आप ब्लड रिलेशन के आसपास के लोगों को 30% लोगों को कंपनी में रिटेन कर पा रहे हैं. क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, जितने भी कस्टमर्स को मैंने कोच किया, अगर किसी के भी पास गांव के या क्लोज जानने वाले लोग थे तो उन्होंने ही कंपनी के सारे सिस्टम की सबसे पहले धज्जियां उड़ाई 80% ने. क्योंकि मैं अननोन आदमी है जिसको मैंने आज लिया है, उससे रिलेशनशिप एक ही चीज़ का बना है कि भैया परफॉर्मेंस करेगा तो साथ में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे. लेकिन जो घर वाला या ब्लड रिलेशन में कोई है, उसको कुछ बोला तो घर जाके फिर वहाँ से वो होकता, और उसको क्लियर बोलने में ईगो इशू, फिर हमें भी सोचना पड़ता है यार इसको कैसे बोलूँ, अब इसका तो फिक्स कर दिया ये सैलरी, ये तो काम भी नहीं कर रहा है, इसको निकालूँ कैसे, निकाला तो 30 लोगों से तो ये वैसे कनेक्टेड है. एंड लिटरली जहाँ पे भी ऐसा समीकरण था, या तो वो कंपनी को धीरे धीरे इन लोगों को बाहर भेजना पड़ा और या फिर हाँ कुछ कुछ जैसे फैमिली रन बिजनेसेस हैं, जैसे जैन कम्युनिटी के बिजनेसेस हैं या गुजराती कम्युनिटीज़ के कुछ बिजनेस है, जहाँ पे मतलब वो बिजनेस ही उनके खून में पहले से बचपन से है, वहाँ ज़रूर ये सफल हो जाता है. क्योंकि वहाँ उनका पता है कि यार ये तो धंधा है, तो धंधे में तो प्रॉफिट होगा. तो आई रियली सल्यूट यू. आई मीन आपका इसमें और थोड़ा सा मैं इनपुट चाहूँगा. बिल्कुल सर, मैं इसको थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखता हूँ। जी. जितने भी ब्रांचेस हैं हमारे, वहाँ जो मैनेजर हैं वो हमारे अपने लोग हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको हमने कहीं जॉब छुड़वाया है। और मुझे पता है कि मिडिल क्लास की इनसिक्योरिटीज क्या है, जी. तो सब कुछ हमने गोद ले रखा है, ईच एंड एवरीथिंग। उनका तो कितनी गाड़ियाँ और कितने घर वगैरह के हम लोन्स वगैरह दे चुके हैं इधर? अभी हो सकता है 3-4 लोग घर क्वालिफाई करने वाले हैं, वाओ. और कार मिल चुका है, स्कूटी मिल चुका है, लैपटॉप गैजेट्स मिल चुके हैं। हमारे यहाँ जो नॉर्मल 20-25 हज़ार रुपये सैलरी कमाते हैं, वो भी 80-90 हज़ार का इंसेंटिव लेके जाते हैं। क्या बात है. हाँ, तो अच्छा वो अर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो पोजिशनिंग है वो थ्रू द आईजीपी है, यानी कॉर्पोरेट का सारा नियम हम लागू, यानी हम अभी से ही कर दिया फॉलो है. करते हैं। आईजीपी के थ्रू क्या है, ऐसा नहीं कि हमारे अपने ब्लड के हैं तो मैनेजर बनेंगे। अगर उनके अंदर प्यून वाली स्किल है तो वो प्यून रहेंगे जब तक उन प्रोसेस को फॉलो करके वो क्वालिफाई नहीं करते। तो जजमेंट कुछ भी नहीं है इसमें। जी. और सबको डे 1 में बताया है, आपको पोजिशनिंग, आपको हाइक बेस्ड ऑन प्रोसेस एंड बेस्ड ऑन एसओपी या जो कंपनी का अपना है उसी से मिलेगा। ट्रू. तो डे 1 में नो बताया है, यस बताया है, यानी Correct. क्लैरिटी रखा है हमने। दोस्तों, क्लैरिटी इज द पावर. कहते हैं कि क्लैरिटी अगर आपके पास बहुत ज़बरदस्त है तो फिर आप कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, कई सारी प्रोसेसेस को मैनेज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है, कितना करना है, कहाँ तक करना है, तो फिर नथिंग कैन रियली मूव. चंदन जी, बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ आती है 3, मुझे ऐसा लगता है. बाकी आपके पास सब कुछ है लेकिन ये 3 चीज़ें नहीं है तो शायद बिजनेस एक लेवल के बाद कोलैप्स हो जाता है. एक है बहुत ही तगड़ी मार्केटिंग, बिकॉज अगर आपके प्रोडक्ट को कोई जानेगा ही नहीं तो लोग आपके पास आएंगे नहीं. दूसरी है सेल्स. मार्केटिंग से लीड आ गई, लेकिन अगर उन लीड्स को आपने कन्वर्ट नहीं किया या टाइम पे उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, दे आर डेड, एंड उसके बिना आपका बिजनेस चला जाएगा. तीसरा बिजनेस में है फंड्स मैनेजमेंट. ठीक है, इन तीनों के बारे में
आपकी कंपनी पहले तो मार्केटिंग कैसे करती है, मार्केटिंग के अंदर लाइजनिंग और ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो ताकि लोगों को समझ में आए कि हाउ दे कैन डू इट। तो पहले मार्केटिंग का ही सवाल ले लेते हैं, फिर सेल्स पे आएंगे और फिर फंड फ्लो मैनेजमेंट पे ओके, आएंगे। सो मार्केटिंग हम ना वो दृश्य मूवी की तरह करते हैं। जी, हमारे लिए हमारे हर एक क्लाइंट हमारे मार्केटिंग पर्सन है। करेक्ट। मार्केटिंग कोई किसी का कब करता है? जब वो डाउन टू टॉप खुश हो आपसे। जी। एडवोकेसी में बिलीव रखता हूँ सर मैं डे हम्म, वन से। हम्म, जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट लो हम्म, उसको आप इतना खुश कर दो और जो एक्सपेक्टेशन के साथ वो आपसे कनेक्ट हुआ है उससे 200 गुना आप दे दो इन टर्म्स wow, ऑफ सर्विस हम्म, एंड रेफरेंस और सब कुछ। हम्म, वो आपको अपने कम्युनिटी में फ्री में रेफर करना शुरू करेगा। जैसे कि ट्रू। हम कोई हमने एक अच्छी लेके मूवी आते हैं। देखी और तुरंत हाँ 500 लोगों को बता दिया बहुत तो अच्छी मूवी है, रिव्यू डाल दिया, हाँ ये कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले रेफरेंस मार्केटिंग हमारा करेक्ट, बहुत सॉलिड है। सो ब्यूटीफुल। उसके बाद मैं खुद यूट्यूब पे हूँ हम्म, और मेरे 8 यूट्यूब चैनल हैं। क्या बात है। एक यूट्यूब पे मैं 70,000 आउटसोर्स करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग टीम को हम्म, और उन 8 पे अलग अलग चेहरे हैं। केवल अच्छा, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। जी, मैं एक चंदन मिश्रा हमारे कंपनी में नहीं, कई चंदन मिश्रा हैं। अच्छा, तो वो मार्केटिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ लीड्स हमारे यूट्यूब से आती हैं। हम्म, हमारी टीम ए है, बी है, सी है। हम्म, ए टीम का काम क्या है? सारे एक्सपर्ट्स ए में है। जी, तो जो आईवीआर से कॉलिंग है, जैसे कि हम्म, कोई यूट्यूब से कॉल करेगा 8527926648 पे, तो कोई कॉल करेगा वेलकम टू स्मार्ट इन्फो विजन, प्रेस 1 फॉर ये जो भी ब्रांच है। आईवीआर अब करना, आईवीआर पे सारे एक्सपर्ट हैं। हम्म, उस पर हमने फ्रेशर को नहीं रखा है अच्छा, क्योंकि वो मेच्योर लीड है। लीड कोई है, इन्फ्लुएंस होके कॉल कर रहा है आपसे जिसको करेक्ट, नीड है, करेक्ट, तो वो उठाते हैं और कन्वर्जन रेशियो हमारे पास 90% है। ऑसम, कॉल पिक हुआ तो डन है ऑर्डर वो। अच्छा, उसके बाद टीम बी है। हम्म, टीम बी इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, इन सब पे कॉल करती है और डेटा चर्न करती है जो लीड्स आई हुई होती हैं। ट्रू, टीम सी है जो B2B पे फोकस करती है, स्कूल, कॉलेजेस और जो पार्टनर्स है, हमारा एसोसिएट मॉडल है, उस जी, पे काम करती है। तो सबके पास लीड सोर्स सबका अलग है। करेक्ट, क्रंचिंग टीम हमारी अलग है जो हम्म, न्यूट्रल है, सबके डेटा हम्म, पे वो क्रंच करती है। और क्रंच टीम ने अगर आपकी लीड को डन कर दिया तो इंसेंटिव वो लेके जाएगी। ट्रू, तो लोगों को अपनी लीड की भी डर होती है, अगर लीड कहीं और क्लोज हुआ तो मेरा इंसेंटिव नहीं होगा। तो एब्सोल्युटली, पुलिसिंग वाला काम हर जगह है। किसी एक के ऊपर एक पुलिस बैठा हुआ है। और मार्केटिंग फिर गूगल, फेसबुक, रेफरेंस मार्केटिंग और बहुत सारे भारत के सभी टॉप यूट्यूबर, एजुकेटर आज क्लाइंट हैं हमारे। करेक्ट, और इवेंट्स प्लान हमने जी, यूट्यूब कार्निवाल में जहाँ आपसे मुलाकात हुई थी, करेक्ट। 5000 यूट्यूबर आए थे जहाँ हमने पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत बड़े बड़े रिस्क भी एज ए इन्वेस्टमेंट हमने लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है एक बिजनेसमैन के लिए मार्केटिंग में पैसा डालना। पता है क्यों? सबसे स्मार्ट बिजनेसमैन तो तुरंत डाल देता है, लेकिन 90% बिजनेसमैन मार्केटिंग के पैसे को खर्चा मानते हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो लोग ये सोच लेते हैं कि यार मार्केटिंग में पैसा डाला और कल रिजल्ट नहीं आया तो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि राइट। आपने 5000 लोगों के इवेंट को स्पॉन्सर किया और नहीं आता वहाँ से रिजल्ट, तो वो ज़ीरो हो गया। हम लोग फेसबुक ऐड में बहुत पैसा डालते हैं, अगर नहीं आया रिजल्ट तो ज़ीरो हो गया। इनफैक्ट एक मैंने बड़ा इवेंट किया था 40 लाख रुपए डाल के तालकटोरा स्टेडियम में, और उससे हमें अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट नहीं आया जो हमें चाहिए और पूरा पैसा ज़ीरो हो गया। मुंबई में मैंने जब शुरुआत की थी अपने ट्रेनिंग की 2011 में, मार्केटिंग करके एक इवेंट बड़ा किया और तीनों दिन फ्लड आ गया मुंबई में, मतलब बहुत भयंकर बारिश हुई कि हम होटल से बाहर नहीं निकल पाए, तो हमारा पूरा इवेंट का पैसा चला गया। तो मार्केटिंग इज़ दैट रिस्क, और उसी के कारण दोस्तों कई लोग मार्केटिंग में पैसा नहीं डालते। तो मैं वहाँ पे, चंदन जी आपके माध्यम से, इस पॉडकास्ट से मैं यहाँ पे आपसे चर्चा चल रही है तो ये बताना चाहूँगा लोगों को कि मार्केटिंग का खर्चा कभी ना रुके। ये अगर आपका रुका तो ये समझ लो आप एक लेवल के आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है क्या स्मार्ट इन्फोविजन राइट। और क्या बेंचमार्क, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। एंड स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखिए चंदन जी की, आपने नोटिस नहीं किया होगा, 8 यूट्यूब चैनल। आप में से कई बिजनेसमैन सोच रहे होंगे मैं क्यों यूट्यूब चैनल बनाऊं, वो तो बीएसआर का काम है लेकिन
उनका देखिए, उनका प्रोडक्ट क्या है? उनका प्रोडक्ट है माइक्रोफोन, उनका प्रोडक्ट है स्मार्ट बोर्ड्स, स्कूल को स्मार्ट बनाना, क्लासरूम को स्मार्ट बनाना। हम ट्रेनर्स वगैरह के पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे उनके लगा रखे हैं हम लोगों ने। मेरे ऑफिस में इनका बोर्ड है। ऐसे कई सारी चीज़ें हमारे को वो सप्लाई करते हैं। तो उनको तो ऐसा लगना चाहिए कि अरे इन्फ्लुएंसर सीधा मिलना है, इन्फ्लुएंसर से ये लोग कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बस उनसे बात करनी है। यूट्यूब चैनल क्यों बनाना है उनको? बट थिंक अबाउट दिस, यूट्यूब इज इक्वल्स टू अ लॉट ऑफ मनी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, YouTube के आपके चैनल से आपको कितना पैसा आता है? इफ़ यू डोंट माइंड, मतलब आई डोंट वांट यू टू टेल मी द एग्जैक्ट फिगर, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बता सकते हैं कितने सब्सक्राइबर में कितना या कितने व्यूवर्स में कितना। मेरे यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर है स्मार्ट इन्फोसन में, वो 50,000 है। जी अभी तक जो रेवेन्यू टोटल आया होगा जब से शुरू हुआ है, वो 4 से 5 लाख रुपए। जी। और अगर यूट्यूब से हमने धंधा किया है तो कम से कम 30 करोड़ रुपए का। डिड यू नोटिस दिस? स्मार्ट स्ट्रेटजी ऑफ मार्केटिंग एंड चीप मार्केटिंग, मतलब इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव मार्केटिंग। ये पॉडकास्ट सेटअप लगा, बस वीडियो बनाना शुरू। लोग ये कहते हैं, चंदन जी देखेगा कौन मेरा वीडियो, मेरे वीडियो को कौन सा व्यू आएगा? आप देखिए, 50,000 सब्सक्राइबर एंड मान लो जो भी है, यूट्यूब से 5 ही लाख आया, लेकिन 30 करोड़ का बिजनेस। मैं लोगों को यही कहता हूँ, यूट्यूब 3 तरह से पैसा देता है सर। एक, व्यूअरशिप से जो आपका एड वगैरह से आता है रेवेन्यू, तो यूट्यूब उससे भी बड़ा अच्छा देता है। दूसरा, आपके कोर्सेज। हर बिजनेसमैन को मैं ये कहता हूँ कि आप अपना कोर्स भी बनाइए। क्यों? आपने जो सीखा है वो लोगों को सिखाइए, बिल्कुल भले सर। फ्री में सिखाइए। अगर आप उस पर 2 रुपए का भी प्राइस टैग लगा देते हैं तो दैट इज अ रेवेन्यू। एंड तीसरा है, वहां से डायरेक्ट जो सेल कन्वर्ट होके आती है, चंदन जी के केस में 30 करोड़। तो दोस्तों स्मार्ट बनिए, स्मार्ट। तो चंदन जी, आपका बोर्ड स्मार्ट है, वैसे ही चंदन जी भी सुपर स्मार्ट है, टीम भी सुपर स्मार्ट है। ये स्मार्ट टीम सेल्स को कैसे ड्राइव करती है और सेल्स को कैसे मैनेज करती है? हर लीड को कन्वर्ट करने का आपका प्रोसेस अगर आप बता सकते हैं, जो कि बिजनेसमैन के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ओके, ग्रेट सर। इसके लिए पूरी टीम अलग है। जी मेरी वाइफ जो है पूजा मैडम, वो पूरी कंपनी ड्राइव करती हैं। हमारे पास MIS की टीम है 2। हमारे पास प्रॉपर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जी जो कि डेटा पे बात करता है। सारे ब्रांच का MIS है, जी सेल पंच होता है, करेक्ट। LMS है या CRM है, जिसके हम ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के बाद एक टारगेट फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए ये टारगेट है, MIS हर 1 घंटे में रिपोर्ट शेयर करता है ग्रुप में कि आपका टारगेट इतना अचीव हुआ है, इतना बचा हुआ है। हर छोटे टारगेट पे एक रिवॉर्ड पॉइंट है, सो दैट उनको टारगेट वो बड़ा ना लगे। हर एक सेल पे हम फ्लायर बनवाते हैं। हमारी जो टीम है, सबसे ज़्यादा पैसा मैं खर्चा करता हूँ विजुअलाइजेशन पे, फ्लायर पे। कहीं से क्लोज हुआ, धीरज ने क्लोज किया, धीरज का फ्लायर बना, कहाँ से क्लोज किया, वो ऑल इंडिया ग्रुप में गया। 100 लोग हमारे हैं, 100 लोग स्टेटस पे लगाए। मान लो पुणे की सेल है, स्टेटस पे लगाया, तो हो सकता है किसी के पास पुणे की लीड हो जो क्लोज ना हो रही हो। अब उससे टैग करके पूछ लेगा कि पुणे में कहाँ लगाया भैया। फिर वो तुरंत कनेक्ट करके जिसने क्लोज किया है जी रेफरेंस करके, और वो डील डन हो जाती है। हमने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस से हर महीने 50 से 1 करोड़ की सेल मारते हैं, कुछ स्टेटस से। वाओ। जैसे ऑफर आया या कोई ऐसी साइकोलॉजी है, हमारे साथ कोई बड़े सेलिब्रिटी, आप सब आए, फोटो गया, सब कुछ गया। हो सकता है कि आपको पसंद करने वाले हमारे यहाँ 200 लोग हो, आप भी तो सेल कर रहे हैं हमारे लिए। करेक्ट। आप सभी लोग अपने पॉडकास्ट चैनल शुरू करें। अगर देखिए, हमारा तो एक अच्छा फ्रेंडशिप है चंदन जी का, मेरा। उन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट पे काफ़ी टाइम पहले इनवाइट किया, तो मुझे भी एक लगा कि क्यों ना हमारे चैनल के लिए भी नया कंटेंट आप लोगों के लिए मिले। और क्योंकि ये सिग्निफिकेंट स्टोरी है, 100 करोड़ 3-4 साल में है। वैसे तो 2016 से शुरुआत है, लेकिन जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन, रियल जंप आया है 3-3.5 साल में, ये पॉसिबल है चंदन जी। लोगों को लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है। सो ये पॉसिबल है, एंड दिस इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इट हियर। तो सच अ लवली थिंग। यस, ये ट्राइपॉड लगा, ये माइक। करेक्ट। सो हमारी 5 टीम है थिंक टैंक की। अब सब लोग Tier 3, Tier 2, Tier 1 में ये लिखते हैं कि इस माइक को लोग कितने प्रकार से यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं। पॉडकास्ट वाला माइक कहाँ मिलता है, ये कितनी हाइट का होता है, ब्लैक वाला कहाँ मिलेगा, व्हाइट वाला कहाँ मिलेगा, इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन, सब 1.5 लाख यूनिक कीवर्ड पे हमारा यूट्यूब और गूगल SEO रैंक कर रहा है। अभी जो भी देख रहे हैं, कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करिए,
डिजिटल बोर्ड नियर मी, बेस्ट डिजिटल बोर्ड ई प्रोवाइडर, बेस्ट स्टूडियो सेटअप ई प्रोवाइडर, मेरी वीडियो मिलेगी उनको। क्या बात है। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हम आज जो काट रहे वो अगले 1 साल में, और इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटर ये कंफ्यूज है कि वो जो पैसा उसके पास आया वो ब्रांच खोले, प्रोडक्ट लॉन्च करे कि डिजिटल मार्केटिंग पे लगाए। लोगों को ये कंफ्यूजन, इनके पास पैसे इतना कहाँ तो ये है। तो शुरू में आपके पास भी तो कहाँ पैसा था, तो आपके पास भी आया होगा शुरुआत में ये चैलेंज। सर शुरू में मेरे पास मेरी कोचिंग थी, मैं बिजनेस करने के पहले बिजनेस कोचिंग मैंने लिया था, सीखा था, और मेरे लाइफ में मेरे गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एब्सोल्युटली। मैं हमेशा गुरु से पूछ के, सीख के, समझ के करता हूँ। छोटे बजट से हाइप कैसे क्रिएट करना है वो आता है मुझे, और उसमें मैं बिलीव करता हूँ। बहुत सारी स्टडीज हमारी ऐसी होती हैं जो केवल कॉम्पिटिटर के लिए है। ट्रू। कुछ प्रोडक्ट हम उनके लिए लॉन्च करते हैं कि वो वहाँ डाइवर्ट हो, क्योंकि मुझे करना कुछ और होता है। जैसे मुझे कलकत्ता में ब्रांच नहीं ओपन करना है, करेक्ट। तो मैं ब्रांच जरूर ओपन करूंगा, हो सकता है वो 1 साल में वाइंड अप कर दो, कि लोग जाके इन्वेस्टमेंट वहाँ करें। तो जो कॉम्पिटिटर हमें फॉलो भी करते हैं ना, वो नहीं समझ पाते हैं, और आपके बिजनेस की साइकोलॉजी एक्चुअली मार्केट को समझ में नहीं आना चाहिए। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट आपने कहा, मतलब ये तो बड़ा आई ओपनिंग भी है लोगों के लिए। देखिए, कॉम्पिटिटर्स को कंफ्यूज किया जा सकता है सो दैट दे कैन गो टू अनदर प्लेटफॉर्म। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। तो चंदन जी, तीसरा चीज फंड फ्लो मैनेजमेंट। जब भी बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जैसे आपका ये ऑफिस खोलने का डिसीजन है, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जाता है। हर चीज़ इंटीरियर में जा रहा है, आपका लीजिंग में जा रहा है या बाइंग में जा रहा है, फिर टीम के वर्क स्टेशन बनाने में, सभी को एक फैसिलिटी देने में। तो ये एक बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कई सारे, एंड कहीं ना कहीं फंड फ्लो का प्रॉब्लम 90% बिजनेसमैन को तो आता है। तो आपको कब आया, और आपको, जैसे आपने पहले तो बता दिया है कि गोल्ड वगैरह रख के लिया, लेकिन फिर भी हर बार वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, और कंटिन्यूसली एक कैश फ्लो बना रहे उसके लिए एक प्लानिंग होती है। तो हाउ डू यू प्लान योर फंड्स फ्लो? कैसे आप रिजर्व कैश रखते हैं, कैसे आप रिजर्व कैश का प्रोविजन करते हैं? ओके, ग्रेट सर। और ये समझना भी चाहिए, और मैं कैसे करता हूँ। मार्केटिंग बजट डिसाइडेड है हमारा जी। स्टैंडर्ड, जो एक बजट होना चाहिए। तो CM1, CM2, CM3, CM4, यानी हमें पता होता है हमारा ईबिटा कहाँ चल रहा है, हमारा पैट क्या चल रहा है, सब कुछ। तो मार्केटिंग बजट मेरा है। तो मार्केटिंग बजट जो कंपनी का है अभी, वो ईयरली 60 लाख रुपीज़ है, 60 लाख रुपए जी। हम खर्चा कर सकते हैं। और ये जो एक्सपर्ट है, जो कंसल्टेंसी देते हैं, वो उन्होंने बताया ये खर्चा आप कर सकते हो। करेक्ट। यानी कुछ डिसीजन हम अपने आप से नहीं लेते हैं, हम डिस्कस करके लेते हैं, करेक्ट। और फिर हम काम करना शुरू करते हैं। कैश फ्लो में हमें ये पता है कि पर मंथ सेल हमें इतने की चाहिए। अब वो सेल हम हमेशा डबल करते हैं, दुगना करते हैं जी। मार्केटिंग में। एक्चुअल जितना पैसा लगाना चाहिए उतना हम पैसा नहीं लगाते, दिखता बहुत ज्यादा है लोगों को। करेक्ट। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो हमारा उसको बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज फाउंडर फेस ही है। सो PR में इन्वेस्टमेंट हमारा होता है। जी। कैश फ्लो के टाइम पे हमारे पास ओडीज हैं, 2 बैंकों के ओडी हैं, हमारे पास कुछ अपने कैश पड़े हुए हैं, हमारे पास बैंक के कुछ लोन है। कंपनी कंप्लीटली बूटस्ट्रैप है। सब कुछ सही रहा तो 1-2 साल में हम IPO हिट कर जाएंगे। क्या बात उसकी है। प्लानिंग प्लॉटिंग अभी से हो रही है, और जी। सारे कोचेस उस पे लगे हुए हैं। हमें ट्रिम करना है, वैलिडेट करना, सही करना, हर एक नट बोल्ट को टाइट करना, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो सब कुछ हम एक एक्सपर्ट सलाह के साथ ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, दिस इज कॉल्ड विजन। कई लोगों के पास विजन ही नहीं है। आज 90% लोग सोच रहे हैं मैं कैसे बिजनेस को खड़ा कर दूं, और आप देख रहे हो IPO के बारे में सोच रहे हैं, और आज 3 साल में आपकी ये जबरदस्त सक्सेस है। तो आई एम तो वेरी कॉन्फिडेंट कि बहुत जल्द हम भी आपकी कंपनी के शेयर खरीदेंगे। सर आप ही बस सब तो थोड़ा सा लेके चलेंगे, राइट? बस थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कब आप, वो तो खैर पता लग ही जाएगा, ये तो बड़ी न्यूज़ होती है IPO की, बट दैट्स वेरी गुड। चंदन जी, एक छोटे बिजनेसमैन को आपकी क्या राय है, जो शायद है ना, हर रोज़ जिसका 50,000 रुपये का खर्चा है, और उसको 50,000 रोज़ नहीं कमाया तो उसको लॉस लगने वाला है, या कई छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो रोज़ किसी से ब्याज पे 10,000 20,000 लेके अपना सामान लाते हैं, और अगर जैसे फ्रूट वेंडर्स हो गए या कई सारे, हाउ डू दे ग्रो? मेरा एक चैनल भी है, साइकोलॉजी ऑफ यूनिवर्स, जिसमें मैं सेल्स और मार्केटिंग की बात करता हूँ। मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है। जो 50,000 रुपये का रेवेन्यू कर रहे हैं एक सब्जी, तो सब्जी वाला पहले तो ये सोचे कि क्या
कुछ लोग इसी सब्जी के बिजनेस में करोड़ों भी कमा रहे हैं, तो वो बिल्कुल। कैसे कमा रहे हैं? हम्म, एक सब्जी वाले को भी प्रॉपर अगर हम्म, 10,000 भी कमा रहे हैं, तो उनको पेन पेपर लेके बैठना चाहिए कि कैसे हम 5 लाख महीना कमा सकते हैं। ट्रू। सबसे पहले वो अपना कोच डिसाइड कर लें, हम्म, जिससे वो डे टू डे लेवल पे डिस्कशन करेंगे, अपने प्लान को रखेंगे, वैलिडेट कराएंगे। करेक्ट। फंड का पहले ही वो अरेंज कर लें। अगर हम्म, 5 लाख रुपए लगना है, तो वो उनके अकाउंट में होना चाहिए। ओके। प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग करें, मार्केटिंग का बजट पहले ही डिसाइड करें, कॉम्पिटिटर को राइट डाउन कर लें पेपर पे, अपने को फिट करें एक नए गैप में। हम्म, जैसे मैं कोई भी आप एक लीजिए, मैं जी। अभी उसमें 100 करोड़ का धंधा निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा। कोई भी हम्म, सब्जी वाला लिया आपने, ठीक है, मैं सब्जी वाला हूँ, और अगर मैं विजनरी हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे ठेले या दुकान पे एक बारकोड होगा जो मेरे उस ऐप से कनेक्ट होगा, जो मेरा अपना ऐप है। हम्म, मैंने बोला, सर आप बार बार आते हो, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े ऐप पे जाके ऑर्डर करना, हमारा बच्चा लेके जाएगा। जी। इसी में सर एक रेफ़र का एक ऑप्शन है, अगर आप अपने किसी को भी रेफ़र करेंगे, हम्म, तो आपके जितने भी प्राइजेज़ हैं, हम्म, 10% का आपको डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा, क्या बात है। राइट? तो उसने एफ़िलिएट अपना ऑफ़लाइन हम्म, एफ़िलिएट शुरू किया। ऑफ़लाइन एफ़िलिएट शुरू करने के बाद वो एक आउटलेट से अगर दूसरा आउटलेट जाए और डे 1 में जो नाम हो, वो यूनिक हो, 100 करोड़ का नाम होना चाहिए। जैसे सब्जीवाला.com, ट्रू। ठीक है? सब्जीवाले.com का एक वेबसाइट बनाए, एक एप्लीकेशन बनाए, रेफ़र करने का बनाए। दूसरा आउटलेट जो खोले, वो किसी ऐसी जगह पे खोले जहाँ पे प्रीमियम लोग आते हों, और हम्म, बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ बड़ा सा बैनर, सब्जीवाला.com, महंगी सब्जियाँ, अगेन बारकोड। हम्म, और उस पॉइंट पे कोई एक इन्वेस्टर आएगा कि भाई क्या आपका एक फ्रेंचाइजी बिजनेस है या बड़ा करना चाहते हो? इन्वेस्टर आप तक खुद चल के चल के आएगा। आएगा। तो एफिलिएट अगर जिसने सीख लिया, हम्म, वो कुछ भी कर सकता है, ऑसम। और जो टेक्नोलॉजी को समझ गया। तो करेक्ट। सब कुछ पॉसिबल, लेकिन बिना पढ़े, बिना समझे, अगर 1 करोड़ रुपया भी है, तो वो 1 साल में बर्बाद या जला देगा। करेक्ट। बिना कोच, बिना नेविगेटर, बिना जीपीएस कुछ भी कुछ नहीं हो संभव नहीं सकता। है। भले से आप ऑडी से ही क्यों ना चल रहे हो, सो ब्यूटीफुल। जीपीएस ऑन होना चाहिए, और एक हम्म, कोच होना चाहिए जो ट्रू। आपके थॉट पे स्टैंपिंग करने। हम्म, क्योंकि आप एक कोई भी अगर आइडिया मैन है, कि स्टार्टिंग में अगर आप स्ट्रगल करें, इट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें आप मिस कर रहे हो जो आपके पास नहीं है, तो करेक्ट। क्यों बार-बार उसमें बर्न करना नए पैसे को? तो दोस्तों देखिए, 5 बार चंदन जी इस पॉडकास्ट में बोल चुके हैं कोच होना चाहिए। हाँ, जल्दी से जल्दी साइन अप करें, किसी भी कोच के साथ करें, और मेरे साथ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल सर, कोच होना ज़रूरी व्हाई है, नॉट। विश्वास होना ज़रूरी है, करेक्ट। एथिक्स फ़ॉलो करें। लोग एथिक्स फ़ॉलो नहीं करते हैं। और एक फाउंडर को सर, लास्ट में बताना चाहूँगा, एक फाउंडर को क्या नहीं करना चाहिए? एक फाउंडर को जजमेंटल कभी नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अगर वो जजमेंटल हो गया और ओवर थिंकर हो गया, तो डिस्ट्रॉय कर देगा कितनी बड़ी भी कंपनी है वो। जी। और डे टू डे बहुत चीज़ों में उसको इन नहीं होना चाहिए। हम्म, देख रहा है कुछ लॉस है, उसको कोशिश करे कोई एक्सपर्ट को हायर करके पूरा डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दे, करेक्ट। जिसको आप पर मंथ पैसा दे रहे हो उस कोच को। हम्म, वो आपकी एम्प्लॉय नहीं है, वो इसलिए लॉयल्टी के साथ आपके साथ काम करेंगे क्योंकि उनका रिकरिंग धंधा है। ट्रू। आप उनके लिए एक क्लाइंट हो, और पूरी टीम डाल दो उनके अंडर में। एब्सोल्युटली। तो आपको एक्चुअल में कम पैसे में एक बड़ा पर्सन मिल गया जो पर्टिकुलर आपके उस सेगमेंट को ड्राइव कर रहा है, करेक्ट। और आपकी टीम को भी डर है कि यार यहाँ मुझे रिपोर्टिंग देनी है, जो आपको नहीं आता है। जी। जैसे अकाउंट्स और फिनांस, हमेशा सलाह के साथ लोगों को चलना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए। करेक्ट। तो करेक्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं, बिना सीखे कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर तुक्के में कोई बड़ा हो गया, तो गिरना तय है। एब्सोल्युटली। जैसे यहाँ पे एक बोनस सलाह मैं लोगों को देना चाहूँगा, जैसे अकाउंट्स में 90% लोग आज कैश में धंधा करना चाहते हैं। बोले कैश में आ जाएगा तो जीएसटी बच जाएगा, हुँ, टैक्स बच जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप वही टैक्स बचाते रहे, हुँ, तो क्या आप अपना आईपीओ ला पाएंगे? कभी नहीं सर, कभी क्या कोई इन्वेस्टर उस पर विश्वास करेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका पैसा अच्छा है, आप टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स सेविंग इज अनदर थिंग, एंड टैक्स इवेडिंग इज अनदर थिंग, है ना? आप
कैश में धंधा कम करें, बैंक में धंधा ज़्यादा करें, अपनी बैलेंस शीट को बड़ी बनाएं, प्रॉफिटेबल दिखाएं कंपनी को, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करें एंड देन आगे बढ़ें सो दैट यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड सीए और अच्छे अकाउंटेंट्स, अच्छे कंपनी सेक्रेटरीज अगर आपके पास हैं तो दैट इज़ नथिंग लाइक इट। सो वेरी नाइस चंदन जी। एक ऐसा गोल्डन मंत्रा जो मतलब सटीक हो और हर एक बिजनेसमैन चाहे वो छोटा हो बड़ा हो किसी के भी काम में ज़रूर आए, ओके? ऐसा कोई भी जो आपको लगता है, क्योंकि आपने कोचेस से सलाह ली है, ऐसी एक लर्निंग जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर की है? अगर बड़ा बनना है या ब्रांड बनना है और आप कुछ भी नहीं है, जी। तो डे 1 से ही करें। ट्रीट लाइक अ ब्रांड, फील लाइक अ ब्रांड, बिहेव लाइक अ ब्रांड। क्या बात है! तीनों ब्रांड की तरह करना पड़ेगा हुँ, अगर बनना है तो। क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप एक हुँ, ब्रांड बनने के लिए और फील, ट्रीट और बड़ा नहीं कर पा रहे हैं अपने को, करेक्ट, तो वो नहीं कर पाएँगे। तो करेक्ट। डे 1 से हर किसी को करना चाहिए। डेलीगेशन पे बहुत बिलीव करना चाहिए। अगर आपने काम को डेलीगेट नहीं किया, हुँ, हुँ, तो फिर बहुत टफ हो जाता है। जो हुँ, अपने पास लोग समेट के रखते हैं कि मैं कर पाऊँगा। मैं के भावना से हम की भावना में जाना चाहिए। मैं कोई नहीं करता। मैं की शक्ति बहुत लिमिट है। ट्रू। जब एक कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको चाहिए, कलेक्टिव ग्रोथ चाहिए, हुँ, हुँ, तो उसमें आपको आपके थिंक टैंक में लोग होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आप राइट और लेफ्ट बनाइए। राइट लेफ्ट बनाते वक्त आपको 6 महीना लगे, आप 6 महीने लो, बट राइट लेफ्ट बहुत अच्छे से बनाओ। बनाते वक्त न्यूमरोलॉजिस्ट से भी आप सलाह लो। आप प्रॉपर साइकोमेट्रिक कराओ, प्रॉपर टेस्ट कराओ कि आप जो मैनेजर हायर कर रहे हो एक्शन मैन है, प्रोसेस मैन है, आइडिया मैन है, पीपल मैन हो। आप जैसे कोचेस से मिल के प्रॉपर कंसल्टेंसी करें हुँ, हुँ। और कोशिश करें कि अगर बड़ा बनना है तो किसी कोच को ना हमेशा के लिए आप हायर कर लो एक फिक्स अमाउंट पे। सो ब्यूटीफुल। आप कहाँ जाओगे ना इसका कोई आइडिया ही नहीं, लेकिन जिसको हुँ, हायर करें उस पे 100% बिलीव करें। बिना बिलीव किए, बिना डेलीगेशन के कुछ नहीं मिलेगा। सो ब्यूटीफुल। सो चंदन जी, सो नाइसली सेड एंड मैं आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट कहूँगा। जल्दी से थैंक यू जल्दी सो मच आपकी सर। कंपनी आईपीओ में लिस्ट हो, मतलब जल्दी से जल्दी आपकी कंपनी लिस्ट हो, हम उसका आईपीओ लें एंड ये 1000 करोड़ की सक्सेस स्टोरी बनते ही हम एक और पॉडकास्ट आपके साथ शुरू करें, उसके बीच में भी कर सकेंगे, लेकिन 1000 करोड़ एक ज़बरदस्त माइलस्टोन होगा, सेलिब्रेट करेंगे। तो 1000 करोड़ होने के बाद कहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहेंगे आप? 1000 करोड़ जिस दिन हो गया, इजी है, मतलब ये मार्केट बहुत बड़ा है। हम्म, उस समय हमारे जितने बोर्ड टीम में होंगे ना, वो भारत के बहुत टॉप लोग होंगे हम्म, और वो सेलिब्रेट करेंगे। तथास्तु। मेरा यही है कि जो पावरफुल लोग हैं, अच्छा हाँ सर, एक राइट नेटवर्किंग और पॉजिटिव नेटवर्किंग जरूर रखें। ट्रू। हमेशा राइट और पॉजिटिव लोग क्या करते हैं, आपके थॉट को वैलिडेट करते हैं और आपको एक अच्छा राह दिखाते हैं। सो नेटवर्किंग इज द बेस्ट थिंग। मेरे गेट पे हर जगह लिखा है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नेटवर्थ। जो लोग आजकल नहीं कर रहे हैं स्वार्थ से, बस मतलब जहाँ फायदा है वही नेटवर्किंग कर रहे हैं। जनरल नेटवर्किंग करना लोगों को सीखना चाहिए। मतलब बहुत चीजें हैं, वो टाइम टू टाइम जितने इवेंट्स उनके लाइफ में होंगे जी। वो करेंगे फिर। ग्रेट। दोस्तों, बिजनेस के बारे में बात करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत निटी-ग्रिटीज़ होती है। अभी जैसे इन्होंने नेटवर्किंग कहा, तो इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन, मतलब पूरा एक पॉडकास्ट हो सकता है। नेटवर्किंग कैसे की जाती है, कैसे लोगों से मिला जाता है। तो बस इतना ही कहूँगा चंदन जी कि बहुत वैल्यूएबल कंपनी आपने खड़ी कर दी है थैंक एंड यू सर। बहुत सारे लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं। हर आदमी आपके इस पॉडकास्ट से सीखेगा एंड अपनी ज़िंदगी में दोस्तों इम्प्लीमेंट कीजिए। ईगो को छोड़िए, ये कहानी बोलना छोड़िए सबसे पहले कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, ये नहीं जानते, ये नहीं समझते। सभी की सिचुएशन ज़ीरो से ही शुरू हुई है, चाहे एक पीढ़ी पहले शुरू हुई हो, चाहे एक पीढ़ी बाद में शुरू हुई हो। बट 90% यंग मिलियनेयर्स, उनकी तो सबकी कहानी एक जैसी है कि घर में कुछ नहीं था, एवरीबडी वाज लाइक स्ट्रगलिंग। पहले तो 5, 10, 100 रुपया, 50 रुपये के लिए भी एक स्ट्रगल था, चाहे मेरी लाइफ हो, चाहे चंदन जी की लाइफ हो। बट वहाँ से हम लोग यहाँ आए। सो आप सभी लोग इन पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखें, नोट्स बनाएं, कमेंट्स करें, शेयर करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, वो दूसरा सेकेंडरी मैटर है, बट आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी इस शेयरिंग से हो सकता है किसका भला हो जाए और किसका बिजनेस ग्रो हो जाए, यू डोंट नो। सो थैंक यू सो मच चंदन जी फॉर बीइंग हियर एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरी वन ऑफ यू। बी हैप्पी। थैंक यू सर।